Uh, if we make the beginning of the EIC, so it was just simply a company. Like we heard a number of companies working in every country, जैसे लिवर ब्रदर्स है, या जैसे पेल है, या कोई टोयोटा जी। टोयोटा कंपनी है. इट वाज लाइक सेम हम्म। कंपनी, सेम सॉर्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनी. अब ओके। अब व्हाट वाज द रीजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग इट. अब जैसे कोई भी मुल्क होता है, जैसे आप ओमान में रहते हैं, तो हम्म। कोई भी मुल्क जो होता है सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता. सेल्फ सफिशिएंट मीन दे कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग दे रिक्वायर. कुछ चीजें जी सर। उस मुल्क में बनती हैं और कुछ चीजें आपको बाहर से मंगवानी पड़ती हैं. हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कह लें. इसी तरह हर इलाके की जो रीजन्स होते हैं उनकी ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, फिजिकल उनके कुछ एरियाज के इंसेंटिव्स और डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो जी। अगर हम यूरोप की बात करें, तो वहाँ का वेदर बहुत कोल्ड है. कुछ क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होते थे, कुछ नहीं ग्रो होते थे. तो दे नीडेड लॉट ऑफ स्टफ एंड लॉट ऑफ मटेरियल एज वेल. तो वहां यस। पे जैसे अगर हम आइडेंटिफाई करें, तीन जैसे सिल्क है, कॉटन है मेनली, तो ये चीज वहां पे अवेलेबल नहीं थी. जैसे स्पाइसेस हैं, तो ये हमेशा बाहर से इंपोर्ट करते थे. तो इन्होंने क्या किया ओके। कि अब यूरोप के अंदर देवर डिफरेंट कंट्रीज, देवर वाइज इनफ कि उनका ये ख्याल था कि अगर हम ब्रिटिश का ये ख्याल था कि अगर हम कोई चीज बाय करते हैं, अगर वो किसी फ्रेंच से बाय करेंगे, तो वो एक तो फ्रेंच हो सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा ले, वन थिंग, और जो जी। प्रॉफिट का फायदा होगा वो फ्रेंच का होगा. तो उन्होंने ये सोचा कि ये क्यों ना करे कि हम अपनी कंपनी बनाएं. तो हम अपनी कंपनी से ही जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है हम उनसे दें, तो कंपनी को भी फायदा होगा, वो जो ब्रिटिश होंगे, जी। तो वो इन अ वन वे और अदर वे ब्रिटिश को ही फायदा होगा. तो इस कॉन्टेक्स्ट से उन्होंने 1600 में, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर थी, उन्होंने एक मर्चेंट्स को का ग्रुप बनाया, और दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड. उनको उन्होंने मेन टास्क ये दिया कि वी बेसिकली नीड स्पाइस, सिल्क एंड कॉटन. तो वो हमें चाहिए. और उनको ये बताया गया कि आपने यू हैव टू गो ईस्ट ऑफ अफ्रीका. अगर आप कॉन्टिनेंट देखें, अफ्रीका के ईस्ट में वो जो हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया वाला इलाका आता है, तो जी दैट सर। वाज, हाँ, दैट वाज नोन फॉर द स्पाइस ट्रेड इन कॉटन गुड्स एटसेट्रा. तो ये कंपनी, ग्रुप ऑफ द कंपनी वाज फॉर्म, और उनको गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया. ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे. उनको कहा कि यू विल हैव अ मोनोपोली ऑफ द ट्रेड. क्यों? क्योंकि वो अपना घर छोड़ के इतना दूर जा रहे थे. और उनको एक गारंटी भी दी कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो वी वुड प्रोवाइड यू अ सिक्योरिटी, वी वुड असिस्ट यू एज वेल. तो इन बेसिस पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी. तो पहले ये आए जो एरिया नोन एज ईस्ट इंडीज. अब ईस्ट इंडीज जैसे जहाँ पे मॉडर्न डे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इस इलाके में ये यहाँ पे आए ना. तो ओके। हाँ, तो वहां पे वो ट्रेड करना चाहते थे. मगर वहां पे प्रॉब्लम क्या था कि वहां पे ऑलरेडी डच वर डूइंग देयर बिजनेस उसी एरिया में. अब देखें, डच को ये खतरा हुआ कि अगर ये ब्रिटिश वाले भी आ जाएंगे, ये इंग्लिश भी आ जाएंगे, तो उनकी जो जी। मोनोपोली ऑफ द ट्रेड है दैट विल बी ब्रोकन. या उनका जो बेनिफिट है दैट वुड बी शेयर. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे एक मेडिकल स्टोर दुकान है, अगर उसके साथ एक और दुकान खुल जाए, तो वो दूसरा वो हर्ट महसूस करेगा कि यार हमारे जो शेयर, जो बिजनेस है वो शेयर हो जाएगा. तो सो वाज द केस विद जी। द डच. तो डच ने क्या किया, वहां पे उनको अलाउ नहीं किया, उनको टिकने नहीं किया, क्योंकि दे वर ऑलरेडी सेटल डाउन. तो फिर वहां पे उनको जो एज एन ऑल्टरनेटिव दे है टू कम टू इंडिया. अब इंडिया का मैं आपको ओवरऑल बैकग्राउंड बताऊं कि जैसे जैसे वन एग्जांपल है कि अगर हम आजकल के ज़माने में इफ वी से विच कंट्री इज द मोस्ट पावरफुल, तो व्हाट कम्स इन योर माइंड? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका है। अब अमेरिका को कहते हैं कि दैट इज अ मोस्ट पावरफुल. किस बेसिस पे यू कंसीडर इट मोस्ट पावरफुल? सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक उनके पास जो रिसोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात बेसिकली कर सकते हैं रिसोर्सेस की। बेसिकली जी। उनके और पास रिसोर्सेज ज्यादा है. कौन से रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं हम। बिल्कुल.
और फिर उसके बाद वेपनरी जो हो वेपन्स हैं लाइक उनके उसमें पास, रिसोर्सेज वेपन्स एंड सर उसमें डैम्स वगैरह या लाइक उसमें काफी मॉडर्नाइज है वो इस वजह से मॉडर्नाइज है, मॉडर्नाइज है। और उनके पास इन बातों के अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी भी है ना। तो जी आजकल इन बेसिस जी पे जिन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज ज्यादा हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसको हम पावरफुल समझते हैं या अमीर समझते हैं। मगर जी नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द 1600 या 1700 सेंचुरी। उस जमाने में ना, इफ वी से सम कंट्री पावरफुल, तो उस जमाने के डायनामिक्स डिफरेंट थे। अब ओके हाँ, उस जमाने में नॉर्मली हम उस मुल्क को ज्यादा अट्रैक्टिव समझते थे जहाँ पे लॉट ऑफ फूड आइटम्स आर अवेलेबल, मींस द कंट्री विच इज एग्रीकल्चरली रिच, जहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। जी तो उस जमाने में, अब आप हम इंडिया को देखें ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो यहाँ पे लॉट ऑफ रिवर्स आर देयर। एक जी गांजेटिक सर या इंडस प्लेन है, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया। वहाँ पे एवरी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। हमारे पास डिफरेंट वेरियस क्लाइमेट्स हैं, जिनकी वजह से हमारे जी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। तो इन ऑल रीजंस की वजह से इंडिया वाज नोन गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया, बेसिकली जी फूड स्टफ की वजह से। तो इंडिया अट्रैक्टेड फॉर दैट रीजन फॉरेन अटैक्स एज वेल। जी वो जब मुसलमान पावरफुल थे या उससे पहले भी, दैट वाज द रीजन कि दैट वाज अ वेरी फर्टाइल लैंड। तो अब जब डच वर नॉट अलाउइंग देम कि वहां पे करे, तो इंडिया तो पहले से ही फेमस था। तो उन्होंने ये सोचा कि यार, अगर हमें, इफ दे आर नॉट अलाउइंग अस हियर, हमारे लिए यहाँ पे सेटल डाउन होना मुश्किल है, तो जी हम इंडिया भी जा सकते हैं। तो वी कैन फाइंड ऑल दीज स्टफ फ्रॉम इंडिया एज वेल। सो जी तो दे टर्न इंडिया टूवर्ड्स एन ऑल्टरनेटिव। अब जो हम मेन जो टॉपिक कर रहे हैं ना, हमने ईआईसी को ना मेनली दो टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। वैसे तो ज्यादा हो जाते हैं। कि एक सिंपल है, रीजंस ऑफ द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इस पे भी ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो दूसरा फिर हमारा पार्ट होगा एक्सपेंशन ऑफ द ईआईसी। रीजन ओके कि जो ईआईसी वाले आए थे ना शुरू में, तो जी obviously it is very much clear they had all intentions of doing the trade. उनके मे बी, उनके वाइल्ड ड्रीम्स में भी ये नहीं होगा शायद कि once they would be the, in a one way or other way, owners of the India, या they would be ruling India, या India would be under their control. उनके ये जी सर वो मेरे इंडिया को रूल भी करना चाहते हाँ, मेरे ख्याल में उनके ये वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं था कि ये इस तरह करेंगे। क्यों? हैं क्योंकि अब सिर्फ जस्ट बिगिनिंग, तो ईआईसी यहाँ पे 1608 में आई, और जी दे वर अलाउड टू डू बिजनेस इन 1612। और उनका एक तरह से जो पहला कब्जा हुआ था ना इंडिया पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दैट बिकेम इन 1757। उनके तकरीबन अराइवल के 150 ईयर्स के बाद उनका थोड़ा सा इंडिया पे कंट्रोल होना शुरू हुआ। तो कोई भी इंसान नॉर्मली इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं कर सकता कि 150 साल बाद हम यहाँ पे कब्जा करेंगे। पता नहीं कितनी जनरेशन ईआईसी की गुजर गई होंगी। तो दे हैड नो जी इंटेंशन ऑफ ऑक्यूपाइंग इंडिया। उनका मेन हम यही परसीव करते हैं, यही समझते हैं, जब वो शुरू में आए थे तो उनका मेन इंटेंशन ट्रेड का ही था। तो इस लिहाज जी से सर यहाँ पे सिर्फ हम उनकी ट्रेड एक्टिविटीज को फोकस करेंगे। जैसे ये पास पेपर्स में उनके इस अराइवल के बारे में ये इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। उनको मैंने लिखा है, रीजंस ऑफ द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, explain why East India Company became involved in the subcontinent during the 17th century. अब when we talk of the 17th century means early 17th century, यानी कि they are talking of 1608 या 1612 में क्यों आए। अब in a one way or other way, बाकी भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें अंदर, उसके अंदर जो द पॉइंट्स आर बीइंग आस्क्ड वो यही है कि वो ईआईसी वाले या ब्रिटिश क्यों आए। पहला क्वेश्चन देख लिया, फिर दूसरा देखें, व्हाई डिड द सबकॉन्टिनेंट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडर्स इन द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी। बेसिकली और भी आए थे, मगर ये बेसिकली ईआईसी को रेफर करें क्योंकि इस टाइम पीरियड में ईआईसी आई थी। अब
अगेन Okay. ये एग्जैक्टली क्वेश्चन देखें, एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ है. एक्सप्लेन why the East India Company got involved in the subcontinent during the 17th and 18th century. फिर ये एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया. फिर आगे भी आप देखते जाएंगे तो जिस रेपिटेशन है. हम अब आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमारा आया था समर 20 में ना, 2 साल पहले क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंटरेस्टेड इन द सबकॉन्टिनेंट इन द इयर्स बिफोर बुक 17, में भी क्वेश्चन लिखा. हाँ 1750. अब ये क्वेश्चन देखें और पहले वाला क्वेश्चन देखें. इन अ वन वे और अदर वे मीनिंग दोनों क्वेश्चंस की सेम. अब नहीं हम सर, 17th सेंचुरी की बात हो रही है ना. हाँ हाँ ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि बिफोर 1750, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका जो पहला जो कब्जा हुआ है ना वो जी 1757 में हुआ है. तो 1750 से पहले उनके जो इंटेंशन थे टोटल ट्रेड के थे. ओके. अब उनमें हमने यहाँ पे जैसे मैंने कुछ रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं. नॉर्मली जैसे हम जो कुछ टॉपिक्स आप देखेंगे तो उसमें जो मेन रीजन होता है ना, प्राइमरी रीजन, वो 1 या 2 रीजन होते हैं. बाकी बाकी सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के रीजंस होते हैं, हम लॉजिकली डेवलप करते हैं, वो मे बी मेन रीजंस ना हो. तो अगर हम EIC को देखें तो पहला जो रीजन इंडिया में आने का था उनका डायरेक्ट आने का नहीं था. वो जो मैंने पहले रिपीट किया, ईस्ट इंडीज में आए, वहां पे अलाउड नहीं हुए, तो एज एन ऑल्टरनेटिव दे केम टू इंडिया. तो फर्स्ट रीजन आपका यहाँ पे हो जाएगा एज एन ऑल्टरनेटिव. फिर दूसरा हम रीजन ये डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल, जो वो वैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया गोल्डन स्पैरो था. यहाँ पे जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स थी, कॉटन है, सिल्क है, जिसकी यूके में या ब्रिटेन में रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ पे अवेलेबल थे. तो तीसरा रीजन ये सेकेंडरी रीजन बन जाता है कि जैसे हाँ जैसे वहां पे गए थे ईस्ट इंडीज में, तो मैंने बताया कि वहां पे डच थे. तो इंडिया बहुत बड़ा था यहाँ पे और भी यूरोपियन पावर्स थी मगर वो इतने पावरफुल नहीं थे. जैसे इनसे पहले पोर्चुगीज यहाँ पे आए हुए थे, वो अब कमजोर हो चुके थे, वो कुछ एरियाज में थे बस सिंपल. और इवन डच भी थे तो यहाँ पे वो इतने पावरफुल नहीं थे. तो इस तरह उनको उस टाइम में इतनी कंपटीशन फेस नहीं करनी पड़ी फ्रॉम द अदर यूरोपियन पावर्स. तो दूसरा उनके लिए वेलकमिंग एनवायरनमेंट बन गया. रीजन कि वो यहाँ पे जब आए थे तो दे वर बाइंग स्टफ फ्रॉम द इंडियंस, कि अगर कोई मुझसे बंदा कोई चीजें खरीदेगा तो मुझे फायदा होगा, आई विल बी हैप्पी. तो इट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट इंडियंस वर हैप्पी विद द EIC क्योंकि वो वहां से चीजें खरीद रहे थे. फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, हाँ यहाँ पे जो मुगल एम्पायर थी उनको भी फायदा हो रहा था, उनको भी टैक्सेस मिल रहे थे. फिर ये ट्रेडर्स थे, ये इतने दूर से आए थे, तो दे वांटेड टू डेवलप रिलेशंस विद द लोकल रूलर्स एज वेल, ताकि उनको कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज हो, प्रोटेक्शन हो. तो वो क्या करते थे कि अपने रिलेशन जो थे मुगल एम्परर्स के साथ अच्छे रखते थे, उनको गिफ्ट्स देते थे, उनके पास जाते थे. तो इंडियंस को भी फायदा हो रहा था कि उनकी चीजें वो खरीद रहे थे, और मुगल्स को भी फायदा हो रहा था, उनको टैक्स कलेक्शन भी हो रही थी, और दे वर रिसीविंग डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ द गिफ्ट्स. तो अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये आप 3 रीजंस लिख लेते हैं जो मैंने शुरू में मेंशन किया, तो आपका आंसर हो जाता है. ये बाकी जो रीजंस हैं ये एक लिहाज से सेकेंडरी या टर्शरी रीजंस हो जाते हैं. अब देखें उस जमाने में क्या था कि ओटोमन एम्पायर वाज देयर. ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी. ओटोमन एम्पायर से यूरोपियंस के, खासतौर पे ब्रिटिश के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे. उन्होंने क्या किया था कि यूरोपियन ट्रेड को बंद कर दिया था, क्योंकि सारे एरिया में इस एशिया का जो मेन एरिया था वहां पे ओटोमन्स थे, तो वहां से उनको ट्रेड में डिफिकल्टी हो रही थी. अगर इवन यहाँ से इंडिया से चीजें अगर वो बाय लैंड भेजना चाहे तो बड़ा मुश्किल था कि पहले उनको ईरान भेजें, फिर ओटोमन एम्पायर, दे हैव टू क्रॉस नंबर ऑफ 10 to 20 कंट्रीज. फिर हर मुल्क में जब वो एंटर होंगे तो डिलेज होंगी, क्लाइमेटिक रीजंस हो सकते थे, फिर उनको उस गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते. तो इट वाज टू बी वेरी डिफिकल्ट. अब इंडिया में उनको क्या एडवांटेज था, इंडिया हैड अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. आराम से अपना जो भी सामान जहाँ से लेके जाना चाहते हैं वो सी के थ्रू बोट्स में रखेंगे, एंड दे कैन टेक इट टू
यूके या ग्रेट ब्रिटेन में लेके जा सकते थे। तो ये जो एक्सेस टू सी है, एक लिहाज से ये भी इनके लिए एक अट्रैक्शन बन गई कि ये चीज भी इनको फैसिलिटेट कर रही थी डूइंग ट्रेड इन इंडिया। बाकी फिफ्थ जो था कि जब ये सी के थ्रू सारी ये डेवलपमेंट कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट फिर इनकी सी पे डोमिनेशन भी होगी। तो इन एरियाज में इन वन वे और अदर वे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, दैट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो ये बस ये चार पांच अगर आपको रीजन आ जाए, तो ये जो रीजंस ऑफ द जी अराइवल ऑफ द ईएससी है, जो हर 2-3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर हम सिर्फ इस टॉपिक की रेपिटेशन देखें ना एग्जाम्स में, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। ये समर 20 में भी आया हुआ है, यानी कि 2 साल पहले आया था। फिर जी 1 साल पहले भी आया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2019 में आया था। फिर उससे उसके 2 साल बाद आया था 2017 में। तो आप फ्रीक्वेंसी देखें, 2017 के बाद फिर 2016 में भी आया है, 2016 के बाद फिर 2 साल का गैप है, फिर 2014 में आया। तो आप देखें जी हर साल या 2 साल के बाद इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर अब हम एनालाइज करें, तो ये क्वेश्चन 2 साल से नहीं आया। तो जी अब आपका जो एग्जाम होगा, उसमें हम एक फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंस देखें ना, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब जब इंशाल्लाह मैं जी गेस्ट पेपर बनाऊंगा, तो ये दिस क्वेश्चन विल बी ऑन द टॉप कि ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रीजंस ऑफ अराइवल में आपका जो मई में एग्जाम होगा, सॉरी अप्रैल में एग्जाम होगा, इसके काफी आने के चांसेस है इस क्वेश्चन। जी अंडरस्टूड? जी क्योंकि सर समझ ये आ गया। हम ये टॉपिकल इसीलिए बनाते हैं कि इससे फिर हमारा गेस्ट पेपर भी बन जाता है कि ये क्वेश्चन इतनी जी फ्रीक्वेंसी से आया था, 2 साल से नहीं आया, तो इसकी अभी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको नोट डाउन कर लेंगे। जी अच्छा, अच्छा, आगे अब हम कर लेते हैं। अब बाद में क्या हुआ कि एक्सपेंशन ऑफ द ईएससी, किस तरह उन्होंने यहाँ पे इंडिया पे ऐसा ऐसा उन्होंने कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफी आए हुए हैं। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन जो है ये आता है, व्हाई वाज ब्रिटेन सक्सेसफुल इन एक्सपेंडिंग इट्स कंट्रोल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 1750 एंड 1850। क्योंकि 1750 के बाद जो है ना, इनकी ये सेकंड फेज शुरू होता है, कंट्रोलिंग द इंडिया। अब इसी तरह ये एक्सटेंशन से रिलेटेड है, इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश अटेम्प्ट्स to take control of the lands in the subcontinent in the 100 years before 1850 was totally unsuccessful. डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये तो अब ये क्वेश्चन जो है हाउ सक्सेसफुल की तरह है। कभी भी कोई भी चीज अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे या कैम्ब्रिज के जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी चीज टोटली सक्सेसफुल या टोटली अनसक्सेसफुल नहीं होती। अब इसका ये जी मकसद है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो इंडियंस ने रेजिस्ट किया है। समटाइम्स वो सक्सेसफुल हुए, समटाइम्स नहीं सक्सेसफुल हुए, ज्यादा ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, इंडियंस की सक्सेसेस और इंडियंस के फेलियर्स लिखेंगे। जी और फिर दूसरा क्वेश्चन वो सेम रिपीट हो रहा है। फिर ये जो वापस ये वाला क्वेश्चन है ना, ये इट इज एग्जैक्टली लाइक जो अभी मैंने पढ़ा, जिसमें इंडियन रेजिस्टेंस थी, इसमें ये है, जी हाउ सर हाउ सक्सेसफुल वर द ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द लैंड्स इन द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 1750 एंड 1856। और वहां पे था बिफोर 1750 एंड 1850। अब हाउ जी सक्सेसफुल, इसमें क्या लिखना है, सक्सेसेस ऑफ द ब्रिटिश एंड फेलियर्स ऑफ द ब्रिटिश। अब इसको हम उलट भी कर सकते हैं, ब्रिटिश सक्सेस मीन इंडियन फेलियर, इंडियन सक्सेस मीन ब्रिटिश फेलियर। ब्रिटिश तो इन जी दोनों क्वेश्चन की बेसिक वर्डिंग डिफरेंट है, मगर आंसर से इन दोनों का आंसर सेम है। तो मैंने क्या किया जी है कि इन दोनों को मेन पॉइंट्स बना के नीचे जो है वो अटेम्प्ट कर लिया है। अब ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, हाउ सक्सेसफुल वाज द इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द इंडियन लैंड्स इन द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 1750 एंड 1850। इसका भी एग्जैक्टली सेम आंसर होगा। एक पॉइंट वहां पे पहले आ गई, यहाँ पे दूसरी आ गई। फिर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाई वाज ब्रिटेन सक्सेसफुल। फिर ये जो इसमें ज्यादा हाँ, ये रंजीत सिंह था, रूलर था पंजाब का, ये उसके बारे में, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर ये एक क्वेश्चन है, was the industrial revolution in Britain the most important reason why the British were able to take control of India between 1715 and 18? हम इसमें
जो उन्होंने कंट्रोल किया था, वही सेम रीजंस लिखेंगे बेसिकली, उनमें से कौन सा था कौन सा नहीं था। फिर Okay. टीपू सुल्तान के बारे में है, एक क्रिकेट क्वेश्चन इसके बारे में इसी टॉपिक से रिलेटेड आ चुका है। तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नीचे भी आप देखेंगे कि व्हाई डिड द ब्रिटिश बिल्ट रेलवे इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जब उनका कंट्रोल हो गया। तो फिर छोटे छोटे से और क्वेश्चन थे इनका कि हु वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, उनका फर्स्ट गवर्नर जनरल था। फिर ये दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, And हाउ फॉर वाज so इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश एक्सटेंशन सॉरी एक्सपेंशन सक्सेसफुल, उसी तरह जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन देखे। तो ये काफी इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं पास पेपर्स के ऑन द बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ द ईएस। अब यहाँ पे yes. मैंने हाँ इन सब क्वेश्चन को जहन में रख के इन वन वे और अदर वे आई हैव addressed these questions. सक्सेस ऑफ द इंडियंस मींस फेलियर्स ऑफ द ब्रिटिश हो जाएगा। इन हेडिंग्स के तहत फिर मैंने इनको नीचे कवर करने की कोशिश की है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो Okay. इसमें फिर 4 मार्क्स का भी हो जाता है और 7 मार्क्स का भी ये हो जाता है। इसमें आपने बैटल्स लिखी हैं ऊपर, इसमें इसको डिस्क्राइब मतलब हाँ इनको इसमें ज्यादा लंबे लिखने की जरूरत तो नहीं बैटल्स के बारे नहीं में। नहीं इन वन वे अदर वे मैंने इस तरह अटेम्प्ट किया कि इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो जाए और इस क्वेश्चन के अंदर भी इसको मैं फिट इन कर लूं, वरना ओके इनकी इसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जो ब्रिटिश एक्सपेंशन है ना, अगर हम बिगिनिंग करें जी। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि शुरू में अर्ली डेज में ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था फ्रॉम द ट्रेड। तो उन्होंने जी। क्या किया कि दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर वेयर हाउसेस, और फिर जैसे कैरावान्स के उसमें मूवमेंट होती थी, इंडिया इतना बहुत बड़ा मुल्क है तो उनको सिक्योरिटी वाज रिक्वायर्ड। तो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर रिक्रूटिंग बेसिकली गार्ड्स। अब उनकी गार्ड्स की रिक्रूटमेंट और जहाँ पे उनके वेयर हाउसेस थे, जिनको हम बेसिस कहते हैं, वो वेयर हाउसेस थे जहाँ पे देवर स्टोरिंग द गुड्स और अपने एक खास टाइम पे उनको फिर वो एक्सपोर्ट करते थे। तो ये जब इनकी हायरिंग हो रही थी गार्ड्स की, तो ये इतनी ज्यादा हो गई कि एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक सॉर्ट ऑफ आर्मी की तरह डेवलप हो गई। फिर जैसे इनके पास काफी ताकत आ गई, काफी पैसा भी आ गया, तो जैसे आमतौर से हम कहते हैं कि इनके पास ताकत और पैसा आ गया तो दिमाग खराब हो जाना, नॉर्मल हम जी। उर्दू में जैसे कहते हैं। तो सो हैपेंड विद द EIC एज वेल। दिस हैपेंड इन 1686 के कुछ एरिया पे इन्होंने क्या कर लिया कि उस पे उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया और दे वर बिहेविंग लाइक रूलर्स एज वेल। दे स्टार्टेड वहां पे कोइंस वगैरह भी, हाँ कोइंस वगैरह भी बनाने शुरू कर लिए। फिर उन्होंने उनका जो था एक टसल डेवलप हो गया औरंगजेब के साथ। औरंगजेब वाज अ वेरी पावरफुल रूलर। तो फिर इनकी औरंगजेब के साथ इनको बुक में लिखा है दे डेसिटी टू गो इन वॉर विद द औरंगजेब एज वेल, मगर उसमें दे वर बेरली डिफीटेड बाय द औरंगजेब। तो फिर इन्होंने माफी शाफी मांगी, औरंगजेब ने इनको फाइन किया, उनको माफ किया जी। और फिर इन्होंने कहा कि अब हम अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे काम करेंगे, वी वुड नॉट इंटरफियर एंड दे डिड सो एज वेल। तो यहाँ पे हम ये पहले इंडियन की जो एक एक्सपेंशन की कोशिश थी ना जो नाकाम हुई, तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जी। 1686 में किया, तकरीबन अपने अराइवल के 70 ईयर्स के बाद, 70 प्लस ईयर्स के बाद। और फिर जो मेन इनकी जो फर्स्ट टाइम एक लिहाज से सक्सेस हुई, यहाँ से खामोश हो गए। तो औरंगजेब का आपने डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर पढ़ा है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई और उसके बाद एक डिक्लाइन मुगल एम्पायर का आना शुरू हो गया। तो फिर जी। जब मुगल एम्पायर कमजोर हो गई तो फिर इनको खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई। अब वो उनको फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी मिली थी दैट वाज इन द बंगाल, और बंगाल का प्रोविंस दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द रिचेस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द इंडिया। वहां पे इनका हाउ वो उसकी बिगिनिंग किस तरह हुई कि इनका एक वेयर हाउस था कैलकाटा में, दैट वाज नोन एज अ फोर्ट विलियम एज वेल। तो इनका मीनवाइल उस टाइम में ना फ्रेंच ने भी अपनी एक कंपनी खोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1664 में। सर अब इन विलियम एक वो था ना उसमें नाम एक बंदे का। हाँ इनका रॉबर्ट क्लाइव था इनका जो हेड था। फोर्ट विलियम जो जी। था, हाँ फोर्ट विलियम उनके वेयर हाउस का नाम था कलकत्ता में ना। तो वहां पे इनकी कंपटीशन एक लिहाज से ये उनके साथ चलनी शुरू हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ना, कि इनकी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जंगें भी हुई, 3 जंगें कहते हैं वो, मैंने एक पैराग्राफ डेवलप किया है, दोज आर नोन एज कार्नेटिक वॉर्स।
और कर्नाटक, जी हाँ कर्नाटक जो वॉर्स हुई थी वो मिड ऑफ द 18th सेंचुरी हुई थी, समवेयर इन 1748। तो अब ये थोड़े से इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो इनका वो वेयर हाउस था ना फोर्ट विलियम में, उसको फोर्टिफाई कर लिया। फोर्टिफाई कर लिया मीन्स वहां पे गार्ड्स रख लिए वेयर हाउस के साथ साथ, इट वाज लुकिंग लाइक ए मिलिट्री इंस्टॉलेशन। जबकि इनकी ओके एग्रीमेंट थी नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला वाज बेसिकली द किंग ऑफ द बंगाल, जबकि बंगाल पहले हिस्सा था मुगल एम्पायर, बाद में वो एक जी तरह से सेमी इंडिपेंडेंट बन गया, अल्दो इट वाज स्टिल पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, मगर उसका गवर्नर जो था ही वाज रूलिंग लाइक ए किंग। तो सिराजुद्दौला जो वहां का रूलर था, नवाब था, बंगाल का किंग था, जी तो उन्होंने ईएससी को ये कहा हुआ था कि यू कैन डू द बिजनेस बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आप अपने बेसिस को इस तरह डेवलप नहीं करेंगे कि इट बिकम्स लाइक ए मिलिट्री इंस्टॉलेशन, क्योंकि मिलिट्री हम ही रख सकते हैं, यू वोंट बिहेव लाइक ए मिलिट्री। तो इन्होंने फोर्ट विलियम को एज ए मिलिट्री इंस्टॉलेशन के तौर पे बना लिया। तो इट एंगर्ड द नवाब सिराजुद्दौला। और मीनवाइल सिराजुद्दौला को फिर ईआईसी वाले वो फ्रेंच वाले भी आ गए थे। तो फ्रेंच उस जमाने में, वी आर टॉकिंग ऑफ द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, उस जमाने में फ्रेंच और ब्रिटिश की ऐसे आपस में राइवलरी थी, कंपटीशन थी, जैसे आजकल इंडिया और पाकिस्तान की होती है। इनकी आपस में बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन थी, यूरोप के अंदर एनिमिटी थी। तो यहाँ पे फ्रेंच ने क्या किया कि नवाब सिराजुद्दौला को मदद करनी शुरू कर दी अगेंस्ट ईआईसी और उसको भड़काना शुरू कर दिया। तो नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में जो ईआईसी का वेयर हाउस था नेम एज ए फोर्ट विलियम, वहां पे अटैक जी किया। तो ईआईसी वाज इजीली डिफीटेड। और हम्म वहां पे उनको फिर क्या किया कि अरेस्ट किया ईआईसी के लोगों को। वहां पे फोर्ट विलियम के अंदर बेसमेंट के अंदर एक डंजन था। अब उसको ब्लैक होल इंसिडेंट भी कहते हैं। ब्लैक होल इसलिए कहते हैं, एक छोटा सा कमरा था जिसमें अंधेरा था बेसमेंट में ना। जी तो जो भी लोग इनके अरेस्ट हुए, ओके डिफरेंट फिगर्स हैं, कहीं पे 64 हैं, कहीं पे 100 प्लस हैं। तो वो कमरा इतना छोटा था कि खाली 8 या 10 लोग उसमें आप रख सकते थे। तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल, ईआईसी के लोग जो अरेस्ट हुए थे ना, उन्होंने वहाँ पे उसके नवाब सिराजुद्दौला आर्मी ने उन्हें ओके वहाँ पे कन्फाइन कर दिया। वो जी जून जून जुलाई का महीना था, गर्मियों का सीजन था। जब सुबह उन्होंने कमरा खोला तो आउट ऑफ सफोकेशन मोर देन 43 पीपल वर डाइड आउट ऑफ सफोकेशन। उसमें बच्चे भी थे, उनके सोल्जर्स भी जी थे। तो उसको फिर ईआईसी ने काफी ह्यू एंड क्राई करनी शुरू कर दी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये नवाब सिराजुद्दौला ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, तो ही शुड बी ओके पनिश्ड। जब इन्होंने इस चीज को कहते एग्जेजरेट किया या फैक्ट था भी एग्जैक्टली डोंट नो, तो उसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इनको कहा कि ठीक है, आप इसका रिवेंज लो। अब इसका रिवेंज लेने के लिए दे फॉट अगेंस्ट नवाब सिराजुद्दौला। अब 16 1757 में, अब उसको हम बैटल ऑफ, जी हाँ दैट इज आल्सो नोन द बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड क्या है? अब बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली दैट वाज बिगिनिंग ऑफ ईआईसी टेकिंग कंट्रोल ऑफ इंडिया। हाउ कि जैसे हर रॉयल फैमिली में ना, अगर एक बंदा किंग बन जाता है तो उसके कजन्स हैं, भाई हैं, उनमें जी कंपटीशन होती है, उनमें जेलसीज होती है। दिस वाज अ वेरी नेचुरल थिंग। ईआईसी वाले कमजोर थे ना, फॉरेनर्स थे, तो वो हर चीज सोच समझ के करते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि नवाब सिराजुद्दौला की फैमिली के अंदर भी काफी डिफरेंसेस हैं। जैसे इसका जो आर्मी कमांडर था उसका नेम मीर जाफर था, तो वो जी उसका नवाब सिराजुद्दौला का रिलेटिव भी था। उसको उन्होंने किसी तरह से ब्राइब कर लिया और उसको कहा कि अगर हम जंग लड़ते हैं तुम हमारी मदद करो और नवाब सिराजुद्दौला को डिश करो, तो यू विल बी मेड द न्यू किंग ऑफ बंगाल या नवाब ऑफ बंगाल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो आर्मी चीफ था नवाब सिराजुद्दौला, उसको उसके साथ मिला लिया। और फिर बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन 1757, जिसमें बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ द मीर जाफर, नवाब सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, ही वाज किल्ड। और फिर ईआईसी ने मीर जाफर को नया बंगाल का जो था वो गवर्नर, वो नवाब बना दिया, सॉरी बंगाल का जी नवाब बना लिया। और उससे फिर उन्होंने काफी ट्रेड कंसेशंस भी दी, और उससे जिसका उनको ऑफर फिर, दे के हाँ, और उनको उससे फिर काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। अच्छा, ये दिस वाज द बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, कुछ टाइम गुजरा तो बंगाल के हालात जो थे उसमें वहां पे एक नया नवाब बन गया। ही वाज नोन एज अ मीर कासिम। अब मीर कासिम का क्या था
कि वो ही वाज नॉट हैप्पी विद द एक्सेसिव इंटरफियरेंस ऑफ द ईआईसी, क्योंकि ईआईसी बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस कर रही थी इन द अफेयर्स ऑफ द बंगाल। तो ही वाज नॉट हैप्पी। तो मीर कासिम ने क्या किया कि उसके साथ एक और स्टेट थी, इट वाज नोन एज उद, बंगाल की तरह, वो उसके नवाब को भी इसने मिलाया। फिर मुगल एम्परर था उस जमाने में शाह आलम टू, ही वाज नोन एज शाह आलम टू, इसने शाह आलम टू को भी मिलाया। तीनों की ज्वाइंट फोर्सेस दे फॉट अगेंस्ट द ईआईसी, मगर अगेन ईआईसी वाज सक्सेसफुल अगेंस्ट ऑल दीज थ्री। रीजन क्या थी कि वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन सही नहीं थी, अंदर में कंपटीशन थी, कि वो ये डरते भी थे, उन्होंने ज्वाइंट कमांड के अंदर फोर्सेस अपनी नहीं रखी थी। अब मीर कासिम और नवाब उद ये भी डरता था कि अगर हमारी सारी फोर्सेस हम अगर शाह आलम टू को दे देंगे, अगर वो विक्टोरियस हो गया, तो ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और हमें ही हटा दे। तो उनके आपस जी में सस्पिशंस भी थे, कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी। तो इस वजह से दे वर इजीली डिफीटेड बाय द ईआईसी। जबकि अगर हम इनकी स्ट्रेंथ देखें तो इनकी ज्यादा थी। इवन बैटल ऑफ प्लेसी की जो मैंने पहले बात की, तो नवाब सिराजुद्दौला के पास तकरीबन 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स थे, और ईआईसी के जो ट्रूप्स थे 2 से 3 हजार से